हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनेक्डोट स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका जो चैप्टर थर्ड है नियोजित विकास की राजनीति, उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यह जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड यानी किसी भी बोर्ड जहां उनके सिलेबस में एनसीईआरटी बेस्ड है, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होने वाला है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रश्न पूछना हो, कोई डाउट्स हो, तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम @abhishek200435 है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अनेकडॉट स्टडी हब का टेलीग्राम चैनल है, तो आप इस चैनल से भी जुड़ना ना भूलें। चैप्टर बहुत बड़ा होने के कारण इसे कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो यह जो वीडियो होगा पार्ट 1 होने वाला है। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा होगा वामपंथ और दक्षिण पंथ। उसके बाद देखेंगे राजनीतिक फैसले किस प्रकार लिए गए और उनका विकास किस तरह होता गया। राजनीतिक राजनीतिक टकरावों की बात करेंगे। विकास की धारणाएं कौन कौन सी थी, नियोजन, बॉम्बे प्लान, योजना आयोग और उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद नीति आयोग और उसके उद्देश्य क्या थे, उसे भी देखेंगे। योजना आयोग के शुरुआती कदम देखेंगे और अंत में देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसको भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है वामपंथ। तो लिखता है, वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाले सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। यानी वामपंथ से उन लोगों की तरफ इशारा किया जाता है जो गरीबों की बात करते हैं, उनके सामाजिक हित की बात करते हैं, उनकी तरफदारी करते हैं और सरकार को ऐसी नीतियां बनाने का समर्थन करते हैं जो गरीबों के भले के लिए हो, गरीबों के हित की भलाई करती हो, तो उसे वामपंथ कहा गया। दक्षिण पंथ की बात करें तो दक्षिण पंथ से उन लोगों की ओर संकेत किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकते हैं। यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी दक्षिण पंथ का सीधा सा मतलब है कि वैसे लोग, वैसी विचारधारा वाले लोग जो खुली प्रतिस्पर्धा, जो ओपन कंपटीशन है, उसका समर्थन करते हैं, पूंजीवाद की ओर समर्थन करते हैं और कहते हैं कि सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों को दक्षिण पंथ कहा गया। अगला जो टॉपिक है राजनीतिक फैसले और उनका विकास। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार है और इस्पात की विश्वव्यापी मांग जब बढ़ी, जब वर्ल्ड लेवल पे इस्पात का डिमांड होने लगा, तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। यानी जिस तरह से जब इस्पात की मांग, स्टील की मांग दुनिया में बढ़ने लगी, दुनिया में इस्पात की जो मांग देखने को मिली, तो निवेश के लिहाज से, निवेश की दृष्टि से उड़ीसा जो है इसका एक अच्छा विकल्प बनकर उभरा। उड़ीसा की राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं को, जो इंटरनेशनल इस्पात निर्माता थे, और राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं को साथ साथ उनके साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। यानी दोनों के साथ, एक तो वे जो अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माता थे और एक तो वे राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माता, इन दोनों के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया, एक डील किया दोनों के बीच में उड़ीसा की सरकार ने। इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। ऐसा उड़ीसा की सरकार का कहना था कि अगर हम ये हस्ताक्षर करते हैं, ये हम डील करते हैं, तो इससे तो एक होगा कि एक पूंजी निवेश मिलेगा, उड़ीसा में पूंजी निवेश होगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखकर उड़ीसा की सरकार ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। लौह अयस्क के ज्यादातर जो भंडार हैं उड़ीसा के आदिवासी बहुल जिलों में है। यानी ऐसा नहीं था कि उड़ीसा के सभी, पूरा का पूरा जो उड़ीसा था इस्पात से ही भरा हुआ था, लौह अयस्क से ही भरा हुआ था। उसके जो कुछ आदिवासी इलाके हैं वहां पे ज्यादा ये चीजें देखने को मिली। तो जो लौह अयस्क है उसका जो विशाल भंडार था आदिवासी बहुल जिलों में देखने को मिला। अब इस लौह अयस्क को लेकर तीन लोगों के बीच में डर की भावना थी। तो सबसे पहले आदिवासियों को डर था कि अगर यहाँ उद्योग लगाए गए, यहाँ इंडस्ट्री लगाई गई, तो उन्हें अपने घर से विस्थापित होना पड़ेगा, वहां से हटना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। यानी जो खाने कमाने का रास्ता है वो भी खत्म हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री लगती है, कोई भी इंडस्ट्री लगती है। तो ये आदिवासियों को डर सता रहा था कि उसे वहां से हटना पड़ सकता है। दूसरा, पर्यावरण जो थे,
उनको भी इस बात का भय था, इस बात का डर था कि अगर खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा तो इससे पर्यावरण को बहुत भारी मात्रा में नुकसान होगा। क्योंकि जहाँ भी खनन होते हैं, उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, तो वहाँ का जो वातावरण होता है प्रदूषित हो जाता है। तो जो पर्यावरणिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उनको भी इस बात का डर था कि खनन और उद्योग लगने से पर्यावरण प्रदूषित होगा। तीसरा, केंद्र सरकार को लग रहा था कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। तो केंद्र सरकार को इस बात का डर था कि अगर उड़ीसा में अनुमति नहीं मिली ये लगाने का, उद्योग धंधे लगाने का अगर अनुमति नहीं दी गई तो एक जो निवेश का, एक पूंजी निवेश का एक बहुत बड़ा जो बाधा है वो रुक जाएगी। क्योंकि अगर पूंजी निवेश होता है उड़ीसा में तो वहाँ के लोगों को और देश के लोगों को इससे फायदा होगा, उनकी आर्थिक स्थिति आगे जाएगी। अब हम देखेंगे राजनीतिक टकराव किस प्रकार को देखने को मिला, आखिर राजनीति में किस प्रकार के टकराव आए। तो किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए, या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मुहर जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान लग रहा हो कि किन फैसलों की चर्चा कर रहा है। तो हमने पिछले स्लाइड में जिन बातों की चर्चा किया, उद्योग धंधे लगाने की, इंडस्ट्री लगाने की, इसी की चर्चा किया जा रहा है इस स्लाइड पर। तो इसी के तहत राजनीतिक टकराव देखने को मिला, यानी किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी सरकार में ऐसे इन फैसलों पे कि कहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाएगी, कहाँ पे कौन सी चीज़ों को अच्छे से डेवलप किया जाएगा, तो इसमें जनता द्वारा लिए जाने चाहिए फैसले, कोई भी फैसले, और विशेषज्ञों की स्वीकृति जरूर होनी चाहिए जो उनमें एक्सपर्ट हैं। खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है। यानी जिन क्षेत्रों में हम कार्य कर रहे हैं उन क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उनकी तो राय महत्वपूर्ण है, उनकी राय जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ खनन की बात किया जा रहा था, पर्यावरण की बात किया जा रहा था, अर्थशास्त्र की बात किया जा रहा था। तो इनके जो विशेषज्ञ थे, जो स्पेशलिस्ट थे, एक्सपर्ट थे इन क्षेत्रों में, उनकी राय जरूरी थी। लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। आज़ादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए, सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के विजन से बंधे हुए थे। भारत में आज़ादी के बाद ऐसे बहुत सारे फैसले लिए गए, और हर जो जितने भी फैसले लिए गए, हर फैसला किसी न किसी एक विजन से, किसी न किसी एक उद्देश्य से लिए गए थे कि हमें इस फैसले के माध्यम से एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। लेकिन जितने भी फैसले लिए गए, इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए, विवाद हुए, जो आज तक जारी है। यानी इसमें तो कई सारे जो फैसले हैं वो विवादित हो गए और कई सारे फैसलों पर टकराव देखने को मिला। विकास की धारणाएं, अगला जो टॉपिक है विकास की धारणाएं। यानी विकास हम चाहते हैं, लेकिन विकास के पीछे लोगों की क्या मान्यताएं हैं, क्या धारणाएं हैं, वे क्या सोचते हैं, उसकी बात चर्चा करेंगे इसमें। तो लिखता है, अक्सर इन टकरावों के पीछे, जो टकराव भी हमने देखे राजनीतिक टकराव, तो इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। लोगों को अक्सर आश्वासन दिया जाता है कि हम ये करेंगे, ये डेवलपमेंट करेंगे। तो विकास की धारणाओं का हाथ होता है, लोगों को भला फुसला कर बता दिया जाता है कि हम ये सारी चीजें करेंगे। तो विकास की धारणाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। अब जैसे लोगों से पूछिएगा या किसी भी नेता, मंत्री, विधायक से पूछेगा तो क्या चाहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम अच्छा काम करेंगे, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग पढ़े लिखे, स्कूल बने, अस्पताल बने, हॉस्पिटल बने, सड़कें बने, सब यही तो वादा करते हैं। और हर कोई विकास का बात बताता है, विकास की धारणा देकर जनता को भला फुसला लेता है, उससे वोट ले लेता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। अब जनता विकास का मतलब नहीं जानती। जनता जो है, जनता हर लोगों के लिए अलग अलग विकास का अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए जनता के लिए विकास का कुछ अलग मतलब होता है। यानी कुछ लोग चाहते हैं कि हम अस्पताल अच्छे होने चाहिए देश में, कुछ चाहते हैं कि स्कूल अच्छे हो और शिक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, कुछ चाहते हैं कि सभी लोगों बेरोजगार न हो, सबको रोजगार मिले, सड़क और परिवहन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कई लोगों का दावा होता है। कई लोग कहते हैं, विशेषकर महिलाएं, कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि बाल श्रम पे रोक लगाइए, या आर्थिक शोषण, यौन शोषण, इन चीजों पे रोक लगानी चाहिए। तो विकास का जो अर्थ है सभी लोगों के लिए अलग अलग है, और इस कारण से विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती। और जितने भी विकास से जुड़ी चर्चा आती है, विकास से जुड़े मुद्दे आते हैं, तो उस पर विवाद होना जाहिर है, विवाद होता ही है। विकास का अर्थ ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना है,
अब यहाँ पे विकास का अर्थ बताया गया है। तो विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ ज्यादा से ज्यादा आधुनिक, और आधुनिक होने का अर्थ क्या है? तो आधुनिक होने का अर्थ है पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। यानी हम डेवलप कब कहलाएंगे? हम लोग जब डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें आधुनिक होना शामिल होगा। और आधुनिक होने का मतलब है कि हम पश्चिमी देशों की तरह हो, हमारा जो रंग रूप है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है पश्चिमी देशों की तरह डेवलप हो, तो उसे हम विकास होना समझेंगे। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होना चाहिए या फिर होगा, तो तभी सभी लोग डेवलप्ड कहलाएंगे। आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। जो आधुनिकीकरण है उसको समृद्धि, भौतिक प्रगति या फिर वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। यानी आप भौतिक प्रगति कर रहे हैं, आप समृद्ध हैं आर्थिक रूप से, या फिर आपके पास वैज्ञानिक तर्क बुद्धि बहुत ज्यादा है, इन तीनों चीजों आपके पास, ये तीन चीजें जो हैं आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, इन चीजों में आप बेहतर कर रहे हैं, तो आप आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं। आजादी के वक्त भारत में हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो भारत के सामने दो तरह के मॉडल अपनाने थे। एक तो पूंजीवादी मॉडल था और दूसरा समाजवादी मॉडल था। तो यूरोप और अमेरिका में पूंजीवादी मॉडल को अपनाया गया था, और यूरोप अमेरिका के देशों में यही मॉडल चल रहा था, पूंजीवादी मॉडल। सोवियत संघ ने समाजवादी मॉडल को अपना रखा था। कुछ नेताओं ने औद्योगिकरण को उचित रास्ता माना। यानी भारत के जो कुछ नेता थे उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण अच्छा है, ठीक है। कुछ नेताओं की नजर में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। यानी अलग अलग नेता की अलग अलग विचारधारा थी, अलग अलग उनकी सोच थी। वो चाहते थे कि हमारे गांव को जो अर्थव्यवस्था वो ठीक हो। कुछ लोग कृषि पे ज्यादा जोर देना चाहते थे, कुछ लोग शहरों पे ज्यादा जोर देना चाहते थे। अगला जो टॉपिक है नियोजन है, प्लानिंग। यानी नियोजन किस तरीके से किया गया भारत में, आजाद भारत में लेकर नियोजन यानी प्लानिंग किस प्रकार से हुआ। तो लिखता है मतभेदों के बावजूद, विवादों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे। वो कौन सा पॉइंट था? एक बिंदु था जिसपे सभी लोग सहमत थे। क्या? कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। यानी विकास तो होना चाहिए, तो बात तो था, इस पर विवाद भी थे, लेकिन सभी यही चाह रहे थे कि विकास हो, लेकिन विकास का काम निजी हाथों में हम नहीं दे सकते। यानी जो भी होगा, विकास जितना भी किया जाएगा वो सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, हम निजी हाथों पे विश्वास नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला। अब 1940 और 1950 के दशक में क्या हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी हिल चुकी थी, डबाडोल हो चुकी थी। तो इस दौरान क्या था कि जन समर्थन मिल रहा था किसको? तो नियोजन को, प्लानिंग को, ताकि किस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था गिर चुकी है, जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ा चुकी है, उसको किस तरह के ऊपर उठाया जा सके। तो दुनिया में नियोजन को अपनाया जा रहा था और एक प्लान तरीके से अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। यूरोप जो था महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था, क्योंकि भयानक 1930 के दशक में भयानक यूरोप में महामंदी देखने को मिली थी। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी कर ली थी, और सोवियत संघ ने 1930 तथा 1940 के दशक में शानदार आर्थिक प्रगति की थी। तो सोवियत संघ ने भी अपनी आर्थिक प्रगति की, जापान और जर्मनी ने भी युद्ध से ऊपर उठा और अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले गए, डेवलप हुए। यूरोप में जो महामंदी आई थी, यूरोप वाले भी इस मंदी से उभर चुके थे, आगे आ चुके थे। तो दुनिया ने अपने तरीके से एक प्लान बनाया, एक नियोजन किया और अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले गए, आर्थिक प्रगति की। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। यानी सभी लोग मान रहे थे कि हम तभी डेवलप हो सकेंगे जब नियोजन अच्छे से करेंगे, प्लानिंग अच्छे से करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात हो गया वो नियोजन का हो गया। भारत में निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं थे। यानी भारत की अगर बात करें, अभी तक तो हम दुनिया के दूसरे देशों की बात कर रहे थे, लेकिन भारत में जो निवेशक थे, जो इन्वेस्टर्स थे, जो भारत में निवेश करना चाह रहे थे, जिसमें उद्योगपति होते हैं या फिर व्यापारिक जो उद्यमी थे,
वो नियोजन के पक्ष में नहीं थे। वे नहीं चाह रहे थे कि भारत में नियोजन की व्यवस्था अपनाई जाए, यानी प्लानिंग तरीके से कुछ भी, क्योंकि जो वे चाहते थे कि सभी चीजें हमारे हाथों में आ जाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने की बात कर रहे थे। वो जो थे उद्योगपति और जो व्यापारिक वर्ग थे वो चाह रहे थे कि खुली अर्थव्यवस्था चाहते थे, जहां पर सरकार का कोई भी अंकुश न हो, और भारत में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। भारत ने तो न मिश्रित अर्थ सॉरी न पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और न समाजवादी अर्थव्यवस्था को, बल्कि जो ये उद्योगपति थे और व्यापारिक उद्यमी थे ये चाह रहे थे कि भारत किसी भी तरह से पूंजीवाद की ओर बढ़े, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने पूंजीवाद का रास्ता नहीं चुना और न ही समाजवाद का रास्ता चुना। भारत ने एक नया रास्ता बनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला। अगला जो हमारा टॉपिक है बॉम्बे प्लान है। आखिर बॉम्बे प्लान क्या था? तो लिखता है 1944 में 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। उद्योगपति जो बिजनेसमैन थे वे एक ग्रुप में आए, एकजुट हुए, एक जगह एकत्रित हुए। इस समूह ने, इस ग्रुप ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसने क्या किया कि भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, और इस प्रस्ताव को बॉम्बे प्लान कहा गया। बॉम्बे प्लान की मंशा थी, यानी इस प्लान में क्या कहा गया था इस प्रस्ताव में? तो इस प्रस्ताव में कहा गया था कि सरकार जो है औद्योगिक तथा आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। यानी सरकार चुपचाप क्यों बैठी हुई है, हमारे लिए भी कुछ करे, हम पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे दे। तो औद्योगिक तथा आर्थिक निवेश के क्षेत्र में कुछ कदम उठाने का प्रयास करे सरकारों के बारे में, ऐसा कहा गया था बॉम्बे प्लान में। दक्षिणपंथी हो अथवा वामपंथी, हमने दक्षिणपंथी और वामपंथी वीडियो के शुरू में ही बताया था कि क्या होते हैं दक्षिणपंथी और क्या होते हैं वामपंथी। तो चाहे दक्षिणपंथी हो या फिर वामपंथी, सभी चाहते थे कि देश जो है, जो भारत है, नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले, यानी प्लान्ड इकोनॉमिक का रास्ता अपनाए। भारत के आजाद होते ही, जैसे ही भारत आजाद हुआ तो योजना आयोग अस्तित्व में आया, योजना आयोग का निर्माण किया गया और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता अपनाए, कौन सा रास्ता चुने और कौन सी रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। यह जो योजना आयोग था इन सारे सवालों का जवाब देता था, यानी भारत अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए क्या करे क्या ना करे, कौन सी रणनीति अपनाए, कौन सा प्लानिंग करे, ये जो पूरा फैसला करता था योजना आयोग का ही था, योजना आयोग करता था। तो अब जान लेते हैं कि आखिर योजना आयोग था क्या। योजना आयोग था क्या? तो लिखता है स्वतंत्रता के बाद जब भारत आजाद हो गया तो संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों के लक्ष्यों को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्राप्त करने और समाज के सभी वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में भारत सरकार ने सीधे साधे प्रस्ताव से किया। आपको शायद समझ में ना आया होगा, मैं फिर से पढ़ता हूँ। जो योजना आयोग था ना, योजना आयोग का गठन किया गया था मार्च 1950 में। मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था और एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए इसको लाया गया था, योजना आयोग का गठन किया गया था। अब इसका लाने की जरूरत क्या थी, योजना आयोग को लाया ही क्यों गया? तो एक जो भारतीय संविधान में है उसमें एक चीज की वर्णन है, नीति निर्देशक तत्व। ये क्या होता है? तो नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया है कि जनता की भलाई के लिए सरकार अच्छे अच्छे नियम बनाएगी, अच्छे अच्छे कानून बनाएगी और जनता की भलाई के लिए उसे लागू करेगी। तो इन नियमों को, इन कानूनों को बनाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था और योजना आयोग का गठन 5 वर्ष योजनाओं के माध्यम से किया गया था, ताकि हम 5 वर्ष का एक टाइम ले लें और उस 5 वर्ष में लोगों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएं, लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएं। तो इसे पंचवर्षीय योजना कहा गया। योजना आयोग के अंतर्गत ही इसे अपनाया गया था। तो मार्च 1950 में तो योजना का गठन कर दिया गया और नीति निर्देशक तत्वों को, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 5 साल का एक टाइमिंग ले लिया गया। हर 5 साल के अंदर हम अच्छे अच्छे नियम कानून बनाएंगे, अच्छे लक्ष्य पाने का प्रयास करेंगे ताकि जनता की इससे भलाई हो। तो इसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया। अब जो योजना आयोग है इसके उद्देश्य क्या तय किए गए थे? तो जो योजना आयोग है उसके निम्नलिखित उद्देश्य तय किए गए थे। सबसे पहला क्या कि जो भारत है, भारत के भौतिक व मानव संसाधन का आकलन तथा उनका देश के विकास में प्रयोग किस प्रकार हो रहा है उसको ध्यान में रखना था। यानी जो भारत है, भारत के भौतिक व मानव संसाधन उनको आकलन करना, उनको उन पे नजर बनाए रखना तथा भारत के जो विकास में प्रयोग किए जा रहे हैं उन पे ध्यान रखना। दूसरा, यदि संसाधनों का अभाव हो जाता है तो संसाधनों की व्यवस्था करना, ताकि जो
लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बन रही हैं उनको बाधा ना पहुंचे, समाज कल्याण का कार्य ना रुक सके, तो इसके लिए संसाधनों को बरकरार रखना और उस पर नजर बनाए रखना। तीसरा, प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न चरणों में योजनाओं का कार्यान्वयन व मॉनिटरिंग करना। अंत में चौथा जो है, आर्थिक विकास की गति मंद करने वाले कारकों की पहचान करना व उन्हें निष्प्रभावी करना। यानी आर्थिक विकास की गति तेज रहे या फिर तेज रहे, और अगर मंद हो भी जाती है तो आखिर किन कारणों से मंद हुई है, उन कारणों की पहचान करना, उन कारकों की पहचान करना और उन्हें निष्प्रभावी करना, उसे सॉल्व करना। तो ये तो रहे योजना आयोग के उद्देश्य क्या थे। अब हम लगे हाथ नीति आयोग भी देख लेते हैं, क्योंकि नीति आयोग जो है योजना आयोग का ही संबंधित, योजना आयोग से ही संबंधित है, उससे ही जुड़ा हुआ एक आयोग है। तो लिखता है नीति आयोग में, स्वाधीनता के बाद भारत ने सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया। भले ही पूरी तरह से ना अपनाया हो, क्योंकि सोवियत संघ पूरी तरह से समाजवादी है और भारत पूरी तरह से ना तो समाजवादी है और ना ही पूंजीवादी है। तो थोड़ा बहुत जो समाजवादी कल्चर था उसको अपनाया था भारत ने। तो सोवियत संघ के समाजवादी संरचना को पूरी तरह से तो नहीं अपनाया, लेकिन थोड़ा बहुत आंशिक रूप से उसे अपनाया और इसमें योजनाएं बनाकर काम किया जाता था। जो समाजवादी मॉडल था सोवियत संघ का, उसमें होता क्या था कि योजनाएं बनाया जाता था, प्लानिंग किया जाता था, एक टाइम ले लिया जाता था, एक टाइम के अंतर्गत, एक कार्यकाल के अंतर्गत उसे पूरा किया जाता था। पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय, पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष के अंदर किया गया कार्य और एक वर्ष मतलब 1 साल के अंदर किया गया कार्य। तो पंचवर्षीय और एक वर्षीय योजनाएं काफी लंबे समय तक देश में चलती रही, भारत में चलती रही। योजना आयोग के माध्यम से योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप में दशकों तक योजनाएं बनाने का काम को अंजाम दिया। यानी नीति आयोग जब तक नहीं आया था, नीति आयोग के आने से जस्ट पहले तक योजना आयोग जो था प्लानिंग करता था और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से नीतियों को लागू करता था, लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाता था। लेकिन हुआ क्या कि केंद्र में सत्ता पलट गई। केंद्र में सत्ता जैसे ही पलटी, केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद जब प्रधानमंत्री जब बन गए नरेंद्र मोदी 2014 में, तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया है। यानी 1 जनवरी 2015 को तो नीति आयोग का गठन किया गया, किसको हटाकर, तो योजना आयोग को हटा दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया। किसने लाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसमें क्या, किस पे बल दिया गया, तो इसमें जो था नीति आयोग में अधिकतम शासन, यानी ज्यादा से ज्यादा शासन कर सके, लोगों तक अपनी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके, और न्यूनतम सरकार यानी कम से कम सरकार और ज्यादा से ज्यादा शासन हो, ऐसी बात पर ये निर्भर था। इस दृष्टिकोण की परिकल्पना को इसमें स्थान दिया गया। अब हम देखेंगे कि जो नीति आयोग है, इसके क्या उद्देश्य थे। तो ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने, यानी गांव के लेवल पे एकदम निचले स्तर पे विश्वसनीय योजनाएं बनाना, ताकि लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, और बनाने के लिए तंत्र विकसित करना, लोगों को ट्रेंड करना, उनको ट्रेनिंग देना जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल की गई हैं। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात आती है तो आर्थिक रणनीति यानी इकोनॉमी को लेकर किस प्रकार से रणनीति बनाई, किस प्रकार से प्लानिंग किया जाए, इनको भी शामिल किया गया था नीति आयोग में। आगे है, समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है। यानी समाज के उन वर्गों पर भी ध्यान देना जो गरीब हैं, जो निचले तबके के हैं, जिनकी आर्थिक प्रगति ठीक से नहीं हो रही है। आगे है, प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना। यानी भारत में जितने भी शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाएं हैं उनके बीच में कनेक्शन करना, उनको भागीदारी को प्रोत्साहित करना और अच्छे कार्य के लिए लोगों तक अपनी कार्यों को पहुंचाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, ये सब जो थे शामिल है नीति आयोग के उद्देश्यों में। अब हम शुरुआती कदम की चर्चा कर लेते हैं कि शुरुआती कदम किस प्रकार रहे भारत के। तो सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना।
इसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। यानी योजना युग में क्या था, 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी और इस 5 साल में कितना पैसा आएगा, कितना हम किन चीजों पे खर्च करेंगे, कौन कौन सी योजनाएं बनाएंगे, कहाँ पे डैम बनेगा, कहाँ पे अस्पताल बनेंगे, कहाँ स्कूल बनेंगे, कृषि में कितना खर्चा होगा, इन सभी चीजों का पूरा लेखा जोखा रखा जाता था। और इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया। योजना आयोग के अनुसार क्या क्या गया था कि जो सरकार था, सरकार केंद्र सरकार का जो बजट था और जो राज्य सरकार का बजट था, उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, बांटा गया था। एक तो था गैर योजना व्यय और दूसरा था योजना व्यय। तो योजना व्यय में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। यानी योजना व्यय में क्या होता था कि योजना के अनुसार इसको खर्चा किया जाता था। जैसे कोई अगर कार्य करना है अगले 5 सालों में, तो 5 साल में जितना भी पैसा खर्च किया जाएगा कार्य करने के लिए, अच्छे संसाधन निर्मित करने के लिए, जैसे कहीं पे डैम बन रहा है, कहीं पे पुल बन रहे हैं, कोई अस्पताल बन रहा है, तो इन 5 सालों में जिन जिन चीजों पे पैसे खर्च किए जाएंगे योजना व्यय में रखा जाता था। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। तो लिखता है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच थी और इस योजना की कोशिश थी देश को गरीबी के मकड़ जाल से निकालने की। क्योंकि अभी अभी भारत आज़ाद हुआ था 2-4 साल पहले ही, और भारत को अंग्रेजों ने गरीबी की हालत में छोड़कर गए थे। ऊपर से भारत का विभाजन भी हो गया था, मार काट हिंसा भी हो गई थी। तो इन सारी चीज़ों के देखते हुए भारत एक गरीबी के मकड़जाल में अटका हुआ था, फंसा हुआ था। तो योजना को तैयार करने में जुटे जितने भी विशेषज्ञ थे उसमें सबसे फेमस थे के.एन. राज। योजना आयोग को तैयार, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी इसको के.एन. राज ने तैयार किया था। पहली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था, क्योंकि कृषि जो थी भारत के वो बहुत ही पिछड़ी हुई थी, उत्पादन बहुत नाम मात्र का था और अधिकतर चीज हम विदेशों से मंगाते थे, विदेशों से आयात करते थे। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया और चूंकि कृषि पर विशेष जोर दिया गया, विशेष ख्याल रखा गया, तो इस कृषि के लिए तो बांध जरूरी है और सिंचाई जरूरी है। तो इन बांध और सिंचाई और कृषि में विशेष ध्यान दिया गया। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। अगर तुरंत ध्यान ना देते तो हमारा जो खाद्यान्न का संकट है वो बहुत ज्यादा हो जाता, क्योंकि उत्पादन नाम मात्र का हो रहा था, हमारी कृषि पिछड़ती हुई जा रही थी, तो लोगों के पास जो खाद्यान्न था वो उपलब्ध नहीं था पूरी तरह से। भाखड़ा नंगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि इसी में निकाली गई, आवंटित की गई और भाखड़ा नंगल जैसी परियोजनाओं को अमल में लाया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का, जो भी प्रथम पंचवर्षीय योजना बना रहे थे उनका मेन मकसद क्या था, तो उनका मेन मकसद था राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। यानी जो राष्ट्रीय आय है, जो हमारी जीडीपी है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, क्योंकि उस दौरान हमारी जीडीपी भी बहुत निम्न स्तर की थी और यह तभी हो सकता था, यह तभी संभव था जब लोगों की बचत जो है उनके खर्चे से ज्यादा हो, क्योंकि उस दौरान बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, लोगों में शिक्षा की कमी थी और लोग जितना कमा नहीं रहे थे उससे ज्यादा खर्च कर दे रहे थे। तो बजट जो था उनका बचत भी बहुत कम ही था। 1950 के दशक में खर्च का जो स्तर बहुत नीचे था, लेकिन बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया जैसे जैसे बढ़ी और लोगों की बचत जो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना आते आते तक बहुत बढ़ गई, एक हद तक सामान्य अवस्था में पहुंच गई। तो ये रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि लास्ट टॉपिक था। इसी के तहत हमारा जो पार्ट 1 है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।